चलें जी, बहरहाल देखें जी हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने ये केस लिया है कि हमारे पास दो बॉडीज़ थी, m1 m2 दो बॉडीज़ थी। m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी और m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। यहाँ पे v1 v2 से ज़्यादा है और कुछ देर के बाद दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद m1 की वेलोसिटी बन जाती है v1 डैश और m2 की वेलोसिटी बन जाती है v2 डैश। m1 ने m2 के ऊपर फोर्स कितनी लगाई है, f लगाई है, और m2 ने m के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, f डैश लगाई है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद यानी कि एक ने एक्शन लगाया और दूसरे ने क्या लगाया, रिएक्शन। अब हमने ये सारी थ्योरी लिख ली कि दोनों बॉडीज़ इतने वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ v1 डैश और v2 डैश बन गई। अब हमने ये कल हमने पढ़ा था ये पिछले प्रीवियस टॉपिक में कि भाई f क्रॉस t अगर हम करें तो किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज है वो हमें देता है। तो इसी तरह हमने पहली जो बॉडी है m1 उसका f क्रॉस t फाइंड किया, चेंज इन मोमेंटम उसका निकाला। तो उसके लिए सारे हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया तो अब m1 के ऊपर जो f लग रहा है वो कितना है, f डैश है। कितना है, f डैश। बाकी सारा वही रहा, v1 डैश माइनस m1 v1। यहाँ तक बात समझ आ गई है? साथ बेटा बातें ना करो, इधर देखो। तो ये इक्वेशन आ गई है 1, इसको क्या नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह अब आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे फॉर m2 कि मोमेंटम दूसरी बॉडी का कितना चेंज हुआ है। तो वो इक्वल है किसके, सिंपल। अब मुझे लिखवाएं ज़रा आप कितना बन रहा है, फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉडी का टकराने के बाद वाला मोमेंटम कितना है, m2 v2 डैश, और टकराने से पहले उसका मोमेंटम कितना था, m2 v2। बेटा समझ आइए बात की। अब चेंज इन मोमेंटम अभी हमने कहा किसके इक्वल होता है, f क्रॉस t के। अब बताएं m2 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, f क्रॉस t इक्वल है m2 v2 डैश माइनस m2 v2। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह लेंगे आप। यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम क्या करें, डस्टर लें और उससे मिटा लें थोड़ा सा, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ज़रा ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशन को। अगर मैं ऐड करूँ, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम आपस में क्या कर दें, जमा कर दें, ऐड कर दें। तो ज़रा जमा करें, हमारे पास क्या बनेगा। जब जमा किया जाता है तो बेटा लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में जमा करते हैं, राइट साइड को राइट में करते हैं। ये बन गया f डैश क्रॉस t जमा f क्रॉस t। राइट साइड पे देखेंगे बेटा, इधर देखें आप, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन नहीं आ रहा, पीछे बच क्या गया, f डैश प्लस f, राइट पे वही रहा, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अभी मैंने कहा था कि अगर f एक्शन है तो f डैश क्या है, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या हैं, इक्वल हैं, और डायरेक्शन में क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये देखें ऐड ही नहीं हो रहे, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, 0। तो 0 मल्टीप्लाई t करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब ज़रा इसको वर्ड्स में भी डिफाइन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब आप ज़रा मुझे गौर से देख के बताएंगे, ये है पहली बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, ये है दूसरी बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद।
ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर दो बॉडीज़ का जो मोमेंटम है, दो बॉडीज़ का बेटा जो मोमेंटम है, क्या चीज़ है बेटा, दो बॉडीज़ का जो मोमेंटम है, अगर उसको हम जमा करें, बीच में एडिशन हो रही है ना, एक मिनट यार इसको मैं देख लूँ, देखें बीच में एडिशन हो रही है, अगर दो बॉडीज़ के मोमेंटम को ऐड करें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ये देखें पहली बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कौन सा था, फर्स्ट बिफोर कोलिजन, तो हम ऐड कर रहे हैं सेकंड बॉडी का मोमेंटम प्लस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम। तो बेटा जब दो बॉडीज़ के मोमेंटम को ऐड किया जाता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, सम कितना आता है, ज़ीरो आता है। कितना आता है, ज़ीरो आता है। अब इसके बाद आगे इसको मैं और मज़ीद करने लगा हूँ। अगर मैं क्या करूँ, एक साइड पे मैं सारे कर लूँ बेटा इसमें बिफोर कोलिजन वाले, और एक साइड पे कर लूँ मैं आफ्टर कोलिजन वाले, यानी कि माइनस वाले सारे शिफ्ट कर दूँ इधर और प्लस वाले उधर ही रहने दूँ। M1 V1 नज़र आ रहा है, ये उधर ले गए, उधर जा क्या होगा प्लस में, और ये दूसरा M2 V2, और उधर क्या बच गया है M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। समझ आ गई बात की। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है लेफ्ट साइड पे है वो वाला मोमेंटम जो कौन सा है, बिफोर कोलिजन है, कि दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम जमा हो रहा है, जब वो टकराई आपस में नहीं थी। देख ली पहली बॉडी का मोमेंटम है ना, ये कौन सी बॉडी का मोमेंटम है, दूसरी का, और आपस में क्या हो रहे हैं। तो अगर हम बिफोर कोलिजन मोमेंटम को सम करें तो इक्वल आता है कौन से मोमेंटम के, आफ्टर कोलिजन वाले के। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी आप लिख, अब इसको हम ज़रा डिफाइन भी करेंगे। तो यही आपके पास स्टेटमेंट है कि दो या दो से ज़्यादा टकराने वाले आइसोलेटेड सिस्टम्स का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है, क्योंकि जो आपकी बॉडी मूव कर रही है वो स्ट्रेट एक पाथ के ऊपर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी से जो मोमेंटम बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, लीनियर मोमेंटम होगा। एक एंगुलर भी होता है, वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, इसलिए इनके पास जो मोमेंटम है वो कौन सा है, लीनियर मोमेंटम है। ज़रा हम इसके स्टेटमेंट बेटा भी करते हैं। अब इसी को, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, देखें जी, बस आवाज़ नहीं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन साथ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज remains constant। मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। समझ आ गई बात की, कि जितना मोमेंटम हमने कोलिजन से पहले लिया था बॉडीज़ का, उतना ही मोमेंटम क्या आ रहा है, कोलिजन के बाद आ रहा है। लेकिन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो फिर दोनों का सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आई है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, क्या वर्ड यूज़ किया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा तन्हा, अकेला। अब तन्हा कोई तब भी चीज़ होती है जब उसको बाहर से कोई तंग ना कर रहा हो, अकेला पड़ा रहे। आइसोलेट, तन्हा, अकेला। देखें भाई, तो यहाँ पे इससे क्या मुराद है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसी चीज़ को समझ ले कहते हैं जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसका क्या मतलब, देखें इधर, अगर हम एक सिलेंडर ले लें बेटा, सिलेंडर के अंदर अगर हम गैस के मालिक्यूल्स को रख दें
इधर सुन लो रियाज, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं कि नहीं? बाहर से आप जो मर्जी करें, इनके ऊपर कोई फोर्स लगा, क्योंकि सिलेंडर आ रहा है बीच में, तो बाहर से आप गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं सकते। तो ये सिस्टम क्या बन गया? एक आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसकी खिड़कियां वगैरह बेटा बंद कर दी जाएं, तो क्या होगा? अंदर तो आप जो मर्ज़ी करें, बाहर से कोई पत्थर मारे, जो मर्ज़ी हो, आपके ऊपर तो नहीं ना आएगा, तो आपके ऊपर से बाहर से फोर्स नहीं लग सकती। तो आपका ये कमरा क्या बन गया? एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। ये लॉक कर दें यार ज़रा उठ के। A system on which no external agency, on which no net force is exerted, लगाई जाती है बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो एक ऐसा सिस्टम, एजेंसी यानी कि बाहर से कोई लगा रहा है जो भी, तो ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई भी एजेंसी, बाहर से कोई भी अंदर वालों के ऊपर कोई फोर्स ना लगा सके, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा आप ना थोड़ा सा एक और जिक्र भी इसमें कर देना बेटा, यहाँ से वो मैंने नहीं लिखा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। ये जो हमने बात लिखी थी ये वाली, कि क्योंकि आप कह दीजिएगा कि इफ़ द एफ इज़ एक्शन then f dash is a reaction, both are equal in magnitude but opposite in direction, so the sum of both the terms will be 0। सम क्या होगा? दोनों का 0 होगा। कौन से लॉ के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक। तो ये बेटा आज के लिए आपका काम था। अब आपने इसको अच्छे से कर लेना है। आप ये नोट कर लें, तो आप यहीं से कर लीजिएगा। बुक वाला अगर आपने करना है तो वो भी कर सकते हैं, बेहतर ये आप इसको नोट कर लें, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। चलें इसको बंद कर दो आप।